इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। YouTube टीवी देखने वाले आप सभी दर्शकों का हम एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज मैं हरदोई में हूं और यहाँ पर BVB पब्लिक स्कूल का एक समारोह आयोजित किया गया था। उस समारोह में जो प्रेजेंटेशन थी वो तो आप हमारे वीडियो में देखेंगे ही कि यहाँ के बच्चों ने किस प्रकार से शिद्दत के साथ समर्पित होकर अपने एक्ट को निभाया है। चाहे साउंड की क्वालिटी हो, चाहे लाइटिंग की हम बात करें, चाहे स्क्रिप्ट की बात करें, चाहे हम कॉन्सेप्ट की बात करें, हर मायने में एक बेहतरीन कार्यक्रम का यहाँ पर आज आयोजन किया गया। इस स्कूल की मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती कीर्ति सिंह जी हमारे साथ में हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उन्होंने कितने दिन लगाए और कितनी मेहनत की। कीर्ति जी, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं YouTube टीवी पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का आयोजन देख करके मन गदगद हो गया। हरदोई मुंबई से काफ़ी दूर है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन थी वो कहीं मुंबई या जो कलाकार हैं उनसे भी कहीं बढ़कर थी। कैसे संपन्न किया आप लोगों ने ये सब? हमारे यहाँ पिछले 1 महीने से लगातार जो ये इस कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। हर वर्ष ही ऐसा होता है कि जब हमारा एनुअल फंक्शन आता है तो हम लोग 1 महीने का समय देते हैं, उसमें करीब 4 पीरियड रोज़ देते हैं प्रैक्टिस के। तो उसी में प्रैक्टिस करी, लेकिन हमारे यहाँ ग्रुप्स बना दिए गए थे हर कार्यक्रम के, और कार्यक्रम को बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प बनाने की कोशिश करी गई थी जी। तो उसमें ख़ास तौर से मैं तो यही कहूँगी, हमारे यहाँ कथक टीचर्स, हमारे यहाँ वोकल टीचर्स, देन हमारे यहाँ इंग्लिश फैकल्टी, हमारे यहाँ हिंदी फैकल्टी, और भी बाकी जितनी भी हमारे ऑफिस स्टाफ, सब ने मिल करके, और ख़ास तौर से हमारे प्रिंसिपल मिसेस कनुप्रिया सिंह जी, उन्होंने भी बहुत उन्होंने बच्चों को एक तरह से ट्रेन करने के लिए पूरी, उसमें उनका बहुत महत्व है। और ये जो आपको प्रेजेंटेशन जो था, प्रेजेंटेशन में चाहे वो ड्रेसेस हो, चाहे वो बैकग्राउंड हो, चाहे वो मिक्सिंग हो। मिक्सिंग के लिए हमारे यहाँ एक जीशान अंसारी जी थे, उन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम को संपादित करवाया। हमारे रविकांत जी थे, उन्होंने इसको बहुत सुंदर कार्यक्रम, तो बैकग्राउंड, वॉइस और हर चीज़ मिला करके इस कार्यक्रम को इस तरह इस मुकाम तक पहुँचाया गया। एक जो विशेष मैंने बात देखी वो थी लिप्स सिंक्रोनाइजेशन की। मतलब मैं 10 साल मुंबई जैसे शहर में रहा हूँ, फिल्म विधा से जुड़ा हुआ हूँ, और लोगों का ऐसा मानना है कि सबसे मुश्किल यदि काम है तो लिप्स सिंक्रोनाइजेशन है फिल्म के अंदर। लेकिन मैंने स्वयं देखा, हमारा वीडियो भी बना है, आपके बच्चों ने परफेक्शन के साथ, एक सुपरस्टार भी शायद इतनी अच्छी लिप्स के साथ में फॉलो नहीं कर सकता, यहाँ बच्चों ने की है। तो कोई कलाकार की सेवा ली गई थी मुंबई के, या ये कैसे संपन्न हुआ? नहीं, हमने किसी कलाकार की सेवा नहीं ली थी। हमारे बच्चों के अंदर खुद ही इतना बड़ा हुनर है कि वो लोग, जब उनको कोई भी आदेश दिया जाता है, उनको एक सजेशन दिया जाता है, तो बच्चे अपने आप पता नहीं कैसे इसको फॉलो कर लेते हैं। और मुझे तो लगता है इसमें कहीं ना कहीं हमारे स्कूल के ऊपर ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ है, उनके कृपा है। हमारे गुरुदेव जी स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, उनका बहुत आशीर्वाद रहता है कि हम लोग बोलते जैसे ही हैं, पता नहीं क्यों बच्चों के जहन में उतर जाता है, और बच्चे उसको, किरदार को इतनी खूबसूरती से निभा देते हैं। बात तो वहीं से शुरू हुई थी कि पहले हम लोग जो छोटे छोटे माइक्स होते हैं, उनको कॉलर माइक्स उनको दिया जाए। लेकिन कई बार पिछले 2-3 कार्यक्रमों में जब हमारे एनुअल फंक्शन हुए तो हमारे ये कॉलर माइक्स भी कई बार फेल हो गए। कभी उसकी वॉइस गड़बड़ है तो कभी कुछ। तो अब की बार हम लोगों ने इसको क्योंकि एक कार्यक्रम हमने पिछली बार भी ऐसा किया था कि जिसमें हमने लिप सिंक करवाई थी, तो बच्चों ने उसको बहुत सुंदर तरीके से करा था। तो अब की बार हमने एक नया तरीका निकाला
कि बच्चे पहले उसको ऑडियो को अपना रिकॉर्ड कर ले और उसी के अनुसार वो लगातार बोलें। और पता नहीं कैसे बच्चों ने इतना सुंदर, मैं खुद ही आश्चर्यचकित हूँ कि उन्होंने तो कलाकारों को भी, मुंबई के कलाकारों को भी पीछे छोड़ दिया। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के हरदोई में कीर्ति सिंह जी का परिवार एक प्रकार से इस शहर को, बल्कि इस डिस्ट्रिक्ट को, आसपास के इलाके को एजुकेशनल हब बनाने के अंदर पिछले 50-60 सालों से लगा हुआ है। यहाँ पर इनका कॉलेज है, आरआर इंटर कॉलेज, और यहाँ पर स्कूल हैं, और यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए भी इन्होंने स्कूल चला रखा है। और भविष्य में भी इनकी ऐसी योजनाएं हैं यहाँ पर और कॉलेज स्थापित किए जाएं। इस बारे में जानना चाहेंगे। कीर्ति जी, आपने एजुकेशन को लेकर के हरदोई का नाम दूर दूर तक रोशन किया है। भविष्य की मैं योजनाएं जानना चाहता हूं हमारे दर्शकों के लिए कि आप लोग एजुकेशन के क्षेत्र में और क्या क्या आगे करने जा रही हैं। हमने स्कूल की स्थापना 1980 में हुई थी और तभी मेरी भी एजुकेशन देहरादून के कॉन्वेंट ऑफ जीसस मेरी में हुई है। तो मैं यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि यहाँ की एजुकेशन स्थिति बहुत ख़राब थी, शोचनीय थी। तो मेरे ससुर जी ने तब उस समय जो जज साहब थे प्रताप विक्रम सिंह, उन्होंने मुझसे कहा कि हमने एक स्कूल की स्थापना करने का सोचा है। तो उस समय इसकी स्थापना हुई थी और जिसमें मेरे सहयोग के लिए मेरे ससुर जी ने मुझको इस कॉलेज में किसी न किसी रूप में बांधा कि आप व्यवस्था देखें आके। तब तो प्रिलिमिनरी स्टेजेस थी, तो मैं बस सिर्फ देखभाल करती थी और उन्हें सजेशंस देती थी। लेकिन उन्होंने 1988 में मुझको प्रिंसिपल के रूप में इस कॉलेज में स्थापित कर दिया। प्रिंसिपल होने के बाद पता नहीं क्यों मेरे को लगा कि इस स्कूल को, कि मैं आईएससी पास थी अपने देहरादून की, तो मुझे यहाँ पर मैंने सोचा कि मेरे अंदर भी एक कसक थी कि मैं इस स्कूल को आईएससी से एफिलिएट कराऊं, आईसीएससी से। तो उसके लिए मैं लगातार लगी रही और 2000 में मैंने इसको आईसीएससी से एफिलिएट कराया। हमारा फर्स्ट बैच गया। उसके बाद से आईसीएससी नेचुरली एक 3 क्लास सिटी में आईसीएससी स्कूल चलाना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि स्टाफ भी उतना एजुकेटेड नहीं रहता था। तो उस समय की तपस्या हमने लगातार करी और हमने टीचर्स को अपने आप उनको एजुकेट किया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको हर तरह से बाहर से भी टीचर्स मंगा के हम लोगों ने बहुत अच्छे बैचेस दिए। शुरू ही के बैचेस में मेरे कई डॉक्टर्स और इंजीनियर्स निकले। हम उससे बहुत उत्साहित हुए और उसके बाद तो हमने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। लगातार ये 24 सालों से हम आईएससी में 100% रिजल्ट तो देते ही देते हैं, साथ टॉपर्स भी देते हैं यूपी के। उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरा काम सब हो चुका है, तो मैंने सोचा कि इस स्कूल को और यहाँ के हरदोई के लोगों को और कुछ स्पेशल एजुकेशन दी जाए। उसके अंतर्गत मैंने इंटरनेशनल बैकलॉरेट से, जो कि एक स्विस की एजुकेशन वो है प्रणाली है, जैसे आईसीएससी है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज पढ़ाई है। ये इंग्लैंड की पढ़ाई जो पहले सीनियर कैम्ब्रिज कहलाती थी, वो इंडिया से एफिलिएट होके, भारत सरकार से एफिलिएट होके आईसीएससी के रूप में उसको मान्यता प्रदान हुई। ऐसे ये इंटरनेशनल बैकलॉरेट ये स्वीडन पढ़ाई है। तो और ये वर्ल्ड में बेस्ट पढ़ाई है, वर्ल्ड में बेस्ट इसका कंसेप्ट है। तो एक तरह से जो डून स्कूल देहरादून में है, वो इन्हीं के
पद चिन्हों पे चलता है, इन्हीं की मान्यताओं पे चलता है, इन्हीं के जो एक कंसेप्शन है उस पे चलता है। इसीलिए डून स्कूल है। वहाँ पर बुकिश नॉलेज कम और सेल्फ एक्सप्रेशन को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो उसी इंटरनेशनल बैकलॉरेट को मैंने एफिलिएशन लेने की सोची और डिप्लोमा प्रोग्राम डीपी प्रोग्राम मैंने सोचा कि डिप्लोमा प्रोग्राम जो है 11th-12th के लिए होता है। तो ये 11th-12th के बाद जब बच्चा निकलता है तो सीधे सीधे उसका जो है किसी भी इंटरनेशनल, क्योंकि ये बहुत ही मान्यता प्राप्त, बहुत ही वर्ल्ड में इसका बड़ा एक इम्पोर्टेंस है, इस स्टैंडर्ड है, तो इसीलिए कहीं भी जब बच्चा यहाँ से निकलता है तो तुरंत उसको जो है इंटरनेशनल मार्केट में कहीं भी उसको एडमिशन मिल जाता है। वो चाहे फिर उसके विंग्स खुल जाते हैं और वो दुनिया में कहीं भी उड़ सकता है। तो ये भी मेरे अंदर एक विचार आया कि मैं यहाँ के बच्चों को, यहाँ के पेरेंट्स को एक नई चीज़ दूँ। तो वो भी मैं करीब करीब कर चुकी हूँ। पिछले साल ही हो सकती थी लेकिन कुछ कारणों से अभी नहीं हो पाई। इस साल हमको इसकी मान्यता करीब करीब हम पूरी तरीके से रेडी हो गए, हमें मिल जाएगी। और उसके बाद मैं ये डीपी प्रोग्राम करूँगी, इंटरनेशनल बैकलॉरेट का अपने यहाँ इंट्रोड्यूस करूँगी, जो कि यूपी में अभी किसी के पास डीपी प्रोग्राम नहीं है भी तो प्राइमरी लेवल पे है इंटरनेशनल बैकलॉरेट, और मिडिल उसमें है 8th तक का है, जैसे कि CMS वगैरह में 8th तक का है। और लेकिन डीपी प्रोग्राम अभी तक किसी की लेने की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि वो एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन प्रणाली है। तो इसको करने के बाद मुझे लगता है कि मेरे स्कूल में, मेरे हरदोई की डिस्ट्रिक्ट में एक नई क्रांति आएगी पढ़ाई के विषय में। और उसके बाद मैं एक और जब मेरा इंटरनेशनल बैकलॉरेट इस साल पूरा हो जाएगा, फिर मेरा एक और विज़न है कि मैं यहाँ पर लड़कियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं है आगे की पढ़ाई के लिए। तो और क्योंकि ये थोड़ा सा C क्लास सिटी है तो लड़कियों को बाहर जाने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कहाँ जाएं, कहाँ रुकें, और ना उन पे इतना ज़्यादा कोई पैसा खर्च करना चाहता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारी डिग्री क्लासेस की अच्छी जो विधाएं हैं, BCA है, LLB है, ये सब इसमें इंट्रोड्यूस करके और हम एक गर्ल्स कॉलेज यहाँ पर हरदोई में दें। तो जैसा कि कीर्ति जी ने बताया, इन्होंने आज तक का अपना पूरा जीवन एजुकेशन को, और एजुकेशन को नहीं बल्कि मैं कहूँगा क्वालिटी एजुकेशन को अर्पित और समर्पित किया है। और इसको लेकर के आगे भी सीरियस हैं, यहाँ के बच्चों के लिए, इस पूरे क्षेत्र के लिए, हरदोई के लिए, आसपास के इलाकों के लिए, यहाँ के उन लोगों के लिए जो असमर्थ हैं उच्च शिक्षा हासिल करने में, उनके लिए निरंतर ये प्रयासरत हैं। कीर्ति जी का एक व्यक्तित्व और है, हम बात करेंगे इनकी राजनीतिक विचारधारा की, इनके राजनीतिक कृतित्व की और इनके राजनीतिक व्यक्तित्व की। हमारे देश में दो मुख्य पार्टियां हैं, एक कांग्रेस और एक भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी जहां अपने कार्यकर्ता को हर प्रकार से प्रोत्साहन देती है, हर प्रकार से उसको बढ़ावा देती है, उसे पालती है, पोसती है, और यही कारण है कि आज सत्ता से दूर होते हुए भी जो पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता थे वो आज भी शिद्दत से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक दूसरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अक्सर ऐसा, और आजकल एक मुहावरा हो गया है देश में, कि भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपना जीवन अर्पित और समर्पित किया, वो बेचारे दरी बिछाते रह जाते हैं। यहाँ हरदोई में जब भारतीय जनता पार्टी का कोई पूरा नाम भी बोलना नहीं जानता था, तब से यानी कि पिछले 40-50 सालों से कीर्ति जी, क्योंकि यहाँ पर इनके पास स्कूल हैं, कॉलेज है और प्रभु की कृपा से संपन्नता है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सींचने में, उसको खाद और पानी देने में इनका और इनके परिवार का बहुत ही बड़ा अतुलनीय योगदान रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको वो प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा जिसकी चर्चा यहाँ पर पूरे शहर में, आसपास के इलाकों में समय समय पर होती रहती है कि कीर्ति जी, आपको उतना सम्मान नहीं मिल पा रहा जिसकी आप हकदार हैं।
इस विषय को लेकर के कीर्ति जी से पूछेंगे। कीर्ति जी, कैसा लगता है जब आप इसका विश्लेषण करती हैं? आपने अपना पूरा जीवन जो है वो इस पार्टी को अर्पित और समर्पित किया है, लेकिन कहीं मन में कोई खटास या मन में कोई विचार, मैं चाहता हूं खुल करके आप अपने विचार व्यक्त करें कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या उतना मान सम्मान दे पाई ये पार्टी जितना मिलना चाहिए था? नहीं, मान सम्मान तो पूरा मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरी आप बात करें, मेरा पर्सनल जो एटीट्यूड रहता है वो हमेशा रहता है मदद करने की। अगर मेरे से कुछ बन सकता है, मेरे से किसी की मदद हो सकती है, तो मैं उसके लिए तत्पर रहती हूँ। लेकिन मैंने तब भी कोई पारितोषिक और किसी की चाह नहीं करी थी और आज भी नहीं करती हूँ, तो इसीलिए मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अगर ये तो केंद्र और हमारे राज्य के जितने भी अधिकारी हैं उनका विषय है कि वो क्या मेरे कार्य को, मेरे विचारों को क्या वो समझते हैं इस लायक कि उनकी पार्टी के लिए हम कहीं पर मददगार हो सकें। तो और जब भी राजनीति की बात होती है, मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मैं देश सेवा में बिलीव करती हूँ। उस समय जिस समय की आप बात कर रहे हैं सींचने की, तो उस समय भी मैं हिंदुत्व को सींच रही थी। उस समय भी एक ऐसी पार्टी को सींच रही थी जिसको लोग सेकुलरवाद के नाम पर पीछे ढकेलने की कोशिश करते थे। तो वो बात मेरे जहन को, मेरी आत्मा को कभी गवारा नहीं करी। और आज भी अगर मेरी उसके प्रति पूरी समर्पण है तो वो हिंदुत्ववाद के लिए है। अगर उसके लिए मैं आखिर दम तक मैं कुछ भी कर पाई, मैं ज़रूर करूँगी। मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि मुझको वो कोई मान सम्मान वो दें, वैसे वो देते हैं, मुझे पूरा सम्मान मिलता है, ये तो मैं कहूँगी। देखिए, ये एक समर्पण की उच्च पराकाष्ठा है कि इतना बहुत कुछ करने के बाद भी, और ये भारतीय जनता पार्टी में ही देखने को मिलेगी कि उसका कार्यकर्ता अपना तन मन धन देकर भी और भारतीय जनता पार्टी से मतलब चाहता नहीं है कुछ भी। और ये कारण है उसकी राष्ट्रभक्ति का, उसकी देशभक्ति का, देश के प्रति उसके समर्पण भाव का। कीर्ति जी, हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी ने पिछले जब से देश आज़ाद हुआ है उसकी तुलना में इन 10 सालों में देश को पता नहीं कहाँ से कहाँ किन बुलंदियों तक पहुँचाया है, मैं अपनी ज़ुबान से उसका विश्लेषण नहीं कर सकता। आपकी दृष्टि में कैसा हमारा केंद्र सरकार का इस समय जो शासन है वो चल रहा है, किन बातों से आप प्रभावित हैं? मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। मैं फिर वही कहूँगी कि हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का अगर एक बात जो सारी बातों पे भारी पड़ती है वो उनका राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के प्रति प्रेम है। मैंने 2009 में ही ये बात भविष्यवाणी यहाँ पर कर दी थी कि अगर मोदी जी जिस दिन यहाँ पर हिंदुत्व की रक्षा तभी होएगी जब मोदी जी जैसा आदमी हमारे केंद्र में बैठे। और 14 में जब वो बैठे तो निश्चित रूप से ये बात तभी सेटल हो गई थी कि भारत हमारा हिंदुत्व पे जिएगा, हिंदुत्व पे रहेगा और अपने संस्कारों पे गर्व करेगा। वो सबको, हिंदुत्व का मतलब ही है कि वो सबके प्रति सम्मान रखता है। वो ये नहीं कहता कि मेरा धर्म, हिंदुत्व का मतलब है पूरे वर्ल्ड को, पूरे देश को वसुधैव कुटुंबकम पे हमारा जो है हिंदुत्व विश्वास करता है। तो इसीलिए वो किसी को भी पराया नहीं मानता, अपनी ही आत्मा को सब में पाता है, एक आत्मवाद में बिलीव करता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जब से मोदी जी आए हैं हमारे राष्ट्र ने एक नई ऊंचाई प्राप्त की है। जहाँ भी गए हैं उनका ये हिंदुत्व फेस और ये उनका जो अपने जड़ों से जो उनका प्यार है वही उनको वहाँ पर भी सम्मान देता है। दूसरे जो हमारे कई राजनीतिक हैं जो जा करके बाहर अपने ही देश की बुराई करते हैं, अगर वो भी करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं बाहर वालों की नज़र में वो स्वयं गिर जाएंगे। उनकी सबसे बड़ी बात है कि वो अपने देश को ओढ़ते हैं, पहनते हैं, बिछाते हैं और बोलते हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। कीर्ति जी, हम यदि बात करें राज्य सरकार की,
योगी जी ने मतलब आजकल एक प्रकार से देखा जाए लोग ऐसा मानते हैं कि मोदी जी से कहीं ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। हमने पिछले दिनों देखा, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, जो भी पार्टी कैंडिडेट थे उनकी डिमांड थी कि भी योगी जी हमारे यहाँ आएँ और जनसभा करें। तो आपके तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपका उनको लेकर के क्या कहना है? उनके जो कार्य पद्धति है उस पर भी मैं चाहूँगा 2 शब्द आप बोलें। योगी जी एक योगी हैं, सबसे बड़ी बात, और सन्यासी हैं। उनको न किसी के लिए जेबें भरनी है और न किसी के लिए अपना उत्तराधिकार छोड़ना है। और जहाँ तक मैं पर्सनली भी जानती हूँ योगी जी के गोरखपुर पीठ को, वो इतना समृद्ध है कि उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा पर देश प्रेम और हिंदुत्व के प्रेम के लिए उन्होंने इस डिफ़िकल्ट ताज, जिसको कहते हैं राजनीति को, कांटों से भरा ताज अपने सिर पर रखा है। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के लिए जीते हैं। और बड़ा ही उनका एक बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई गलत है तो उससे डरते नहीं है किसी बात से, गलत को सरेआम गलत कहते हैं और सच्चाई को, सत्य को बिल्कुल कहते ना एक एक परत खोल करके सबके सामने रख देते हैं। और उनका इसी कारण से अगर उनको लगता है कि कोई गलत है और किसी तरीके से वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तभी से वो जो है उनका बुलडोज़र वाली पद्धति निकली, जिसकी वजह से आज वो इतने पॉपुलर हुए। देश और समाज जब कोई गलत होता है और उसको आश्रय प्रश्रय मिलता है तो बड़ा दुखी, मन ही मन समाज बड़ा दुखी होता है, बोल जरूर नहीं पाता। लेकिन जब वो अपनी इन भावनाओं की उसको तुष्टीकरण उस बुलडोज़र से मिली तो वो उनके दीवाने हो गए, और मैं भी इसीलिए उनकी बहुत दीवानी हूँ। एक थोड़ा सा अलग से बात करेंगे कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी जब संघर्ष कर रही थी सत्ता के लिए, तो मोदी जी ने कहा कि परिवारवाद, कि एक ही परिवार जो हमारे देश के ऊपर राज करता आया है, और वर्तमान जो कालखंड चल रहा है हमारे देश का, इस समय वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। यानी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ये अब सांसद हैं। क्या वहाँ पर कार्यकर्ता की बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो पाती है? तो मोदी जी ने उस समय जो कंपैरिजन किया था वो आज चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? मेरे आपके प्रश्नों में जो निहित जो आपका प्रश्न है उससे मैं थोड़ा इतर बोलूँगी। मैं ये कहूँगी ऐसा नहीं। खड़गे जी जैसे उन्होंने उनको प्रेसिडेंट बना रखा है, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ही हार है कि वो और किसी को किसी पे विश्वास ही नहीं कर पाते। अगर उन्होंने, और उनके ऐसी नई प्रणाली है उनका, अगर वो इसको वोट करके या करके किसी तरीके से दूसरे को रखे या उनको इतनी ताकत दें, लेकिन उनको वहाँ के कांग्रेसियों की ही ये है कि वो लोग अंधी भक्ति करते हैं, आंखों पे पट्टी बांध करके उनको गांधी जी के परिवार के उत्तराधिकार के सिवा और कोई दिखता ही नहीं जो इस कांग्रेस को आगे बढ़ा पाए। और यही उनकी बहुत बड़ी हार है, यही उनकी बहुत बड़ी कहना चाहिए कारण है जिसकी वजह से आसमान से नीचे जमीन पे गिर गई है कांग्रेस। कांग्रेसियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वो और डेमोक्रेटिक हों और लोगों के सबके प्रति मतलब उनका आदर रहना चाहिए, सब में उनको देखना चाहिए कि कौन इस शायद उनके पास कोई है ही नहीं जो इस नैया को पार करा पाए। उनके पास बहुत कमी है उन लोगों की जो लीड कर सके, लीडर की कमी है। जब लीडर की कमी होती है तो कोई भी वो पुराना एक घिसे पिटी रकम की तरह जैसे चलता है वो घिसा पिटा चल रहा है वहाँ पर लीडरशिप की बहुत कमी है। और लीडरशिप को विकसित ना होने देना, ये कांग्रेसी मतलब जो ये गांधी परिवार है उनकी राजनीति है। दर्शकों,
YouTube टीवी परिवार की तरफ से कीर्ति सिंह जी, उनके परिवार को, उनके स्कूल को, उनका जो भी राजनीतिक सोच रही है, विचारधारा रही है, समाज को समर्पित उनकी जो सेवाएं रही हैं, उसके लिए हम हार्दिक अपनी शुभकामनाएं देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक बहुत ही सुलझी हुई, पढ़ी लिखी और एक ऐसी महिला जिन्होंने अपना तमाम जीवन भारतीय जनता पार्टी की क्रियाकलापों को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए किया है, उनको भारतीय जनता पार्टी को अगली बार विधानसभा की अवश्य ही टिकट प्रदान करनी चाहिए। कीर्ति जी, यदि ऐसा होता है तो आपकी क्या प्राथमिकताएं और होंगी इस हरदोई के लिए? मेरा तो हमेशा से देश सेवा, समाज सेवा में की ही मेरी धारणा रही है और वही करूँगी जिससे कि हरदोई एक और विकसित ए क्लास सिटी में आए। और वैसे ऐसा नहीं है, अभी ये लखनऊ का जो एक प्लानिंग चली है कि ये भी एक एनसीआर की तरह ये भी एक रहेगा, एनसीआर का ही हिस्सा रहेगा। और जिस दिन ये हो जाती है, सड़कें बहुत सुंदर बन गई हैं। ऐसा नहीं है, अब तो लखनऊ से अगर हरदोई कोई आना चाहेगा तो 1 घंटे में पहुंच जाएगा। खुद यही एक कारण है कि बहुत विकास हो जाएगा हरदोई का। लेकिन अगर हमें भी कभी सेवा करने का मौका मिला तो मैं भी कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ूंगी, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं छोड़ूंगी जो मेरे अंदर कैपेसिटी में होगी, वो हरदोई के विकास के लिए। यहाँ पर मैंने अनेकों लोगों से पूछा कि जो आरएसएस की यहाँ पर जो मीटिंग्स होती हैं उसमें आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, तो थोड़ा सा आप डिफाइन कीजिए कि किस प्रकार से आप ये आयोजित यहाँ करवाती हैं। नहीं, मैं तो नहीं कराती हूँ। आरएसएस के जब कोई कार्यक्रम होता है तो वो हमसे प्रार्थना करते हैं जगह के लिए, तो मैं उसे उपलब्ध करा देती हूँ। हाँ, ये ज़रूर है, राष्ट्रीय सेविका संघ में समिति में जो महिलाओं के कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ एक शाखा भी चलती है, विद्या शाखा, तो उसके माध्यम से ज़रूर अगेन मैं अगर बोलूँ, कट शॉर्ट अगर करूँ तो, क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए देश में राष्ट्रीयता की भावना भरने के लिए आरएसएस से ज़्यादा अच्छा मंच कोई है नहीं। इसीलिए मैं उसके प्रति समर्पित रहती हूँ। इसीलिए मुझे, अगर मैं किसी भी तरीके से, क्योंकि मेरे विचार उनसे मिलते हैं, मैं जिस भाव में रहती हूँ वही भाव मुझे वहाँ पर दिखते हैं। और निश्चित रूप से मैंने ये भी पाया है कि जब हम ध्वज प्रणाम करते हैं तो कहीं ना कहीं जिन्होंने इस राष्ट्रीय सेवक संघ को पैदा किया, उनके प्रति और उनके विचार ऑटोमेटिक हम लोगों में आ जाते हैं और हमारे अंदर भी वही डिसिप्लिन आ जाता है, वही भाव आ जाता है। क्योंकि आरएसएस से, क्योंकि मैं खुद ही देखती हूँ कि मेरे में आरएसएस से जब से मैं जुड़ी हूँ, मेरे में एक बहुत परिवर्तन आ गया है और मैं अपने को एक बेटर इंसान समझती हूँ जब से मैं राष्ट्रीय सेविका संघ के साथ हूँ। जी कीर्ति जी, आपने अमूल्य समय में से समय निकाल कर हमें समय दिया, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके सुखद, स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की यूट्यूब परिवार कामना करता है। हम आपका पुनः धन्यवाद करना चाहेंगे। प्रणाम। जी, धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, एक और व्यक्तित्व के साथ मैं आपके सामने फिर पेश होऊंगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। इस विद्यालय परिसर, ये हरदोई मातृभूमि की जो विद्यालय है, ये एक प्रतिभा है। इस विद्यालय से जो बच्चे पढ़ते हैं, आपने विद्यालय की जो बात की, वीवी पब्लिक स्कूल की, इस विद्यालय से बच्चे निकलकर देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्रों में जाके कई विधाओं में पारंगत हुए हैं। और इस विद्यालय की प्रबंधक, मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती कीर्ति सिंह, जिन्होंने एक तपस्या की है इस विद्यालय के लिए। मैंने बचपन से देखा है इस विद्यालय के लिए, उन्होंने अपना सब कुछ विद्यालय के उत्थान और निर्माण में अभी तक लगाया है। उनकी सोच हरदोई शहर के जो बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, हमारे इस विद्यालय से पढ़कर आगे बढ़ें। उनकी सोच सदैव रहती है कि शिक्षित समाज कैसे बने, कैसे शिक्षित लोग रहें। उस हेतु इस विद्यालय में समय समय पे अच्छे कार्यक्रम हुआ करते हैं। मैंने देखा है
हरदोई शहर में कई विद्यालय हैं, लेकिन भारतीय वेशभूषा, भारतीय संस्कृत, राष्ट्रीयता पर यहाँ के बच्चे ज़्यादातर कार्यक्रम करते हैं। अभी मैंने देखा है देशभक्ति में जो हमारे बॉर्डर पे फौजी भाई खड़े हुए हैं, उन पे क्या बीतती है, वो देश के लिए क्या करते हैं, ये दर्शाता है कि हम लोग जो आज आराम से घर में सोते हैं, आज उन वीर जवानों के लिए, उन वीर जवानों जो शहीद हो गए, अपनी उनकी माताओं के ऊपर क्या बीतती है, जो कम उम्र में विधवा हो गई हैं, उनकी पत्नियों के ऊपर क्या बीतती है। ये दृश्य दिखते हैं, यहाँ जितने भी लोग बैठे थे दर्शक लोग, उनकी आंखें नम हो गई। इतना अच्छा कार्यक्रम हम तो बराबर देखते रहते हैं। मैं तो थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद देता हूँ विद्यालय की प्रबंधक जिन्होंने पूरा ये ढांचा, पूरा ये जो इसकी रचना रची, और उनकी जो बेटी हैं कनप्रिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो चल ही रहा है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी शिक्षित समाज के लिए तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन ये भी एक जीवंत मूर्ति हैं श्रीमती कीर्ति सिंह। अगर इनके आप प्रतित्व और व्यक्तित्व पर बात हम करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। मैं इतनी बात जरूर कहूँगा कि हम लोग हरदोई शहर में रहते हैं और हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं ऐसी जो है ये इनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व को श्रीमती कीर्ति सिंह का, जिन्होंने समाज के उत्थान और निर्माण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। आवाज का कार्यक्रम जो रहा है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए भूरी भूरी वो कम है, और यही कार्यक्रम क्या लगातार इस विद्यालय में कार्यक्रम होते रहते हैं, देशभक्ति के, राष्ट्रभक्ति के। और मैं इस विद्यालय परिवार के बच्चों और इस सारे टीचर्स स्टाफ को थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत से इतनी ठंड में, इतने छोटे छोटे बच्चों में जो देशभक्ति का पूरा रंग भर दिया, देशभक्ति पे जिन्होंने यहाँ पे आंखें खोल दी लोगों की, दर्शकों की, मैं कितनी जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुशील अवस्थी, छोटे महाराज, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होते नाते समाज सेवी हूँ और चेयरमैन हूँ सहकारी क्रय विक्रय समिति हरदोई का। बहुत बहुत धन्यवाद।